सच सच बताना, आप आयनिक इक्विलिब्रियम छोड़ करके जाने वाले हो ना जेईई मेन के लिए, बट इस वीडियो के बाद आप मुझे बताने वाले हो कि यस ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, कई सारे ऐसे टॉपिक है जहाँ पर पता ही नहीं कि क्या पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और छोड़ करके जाने वाले थे। लेकिन यार ये ना लास्ट मिनट में पता चल गया कि बस इतना ही करना है, बस इतना ही करना है। और अगर बस इतना ही करना है तो क्या बात है, मैं तो बच सकता हूँ, डेफिनेटली आप बच सकते हैं। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉन्सेप्ट की डेप्थ में जाने के लिए फाइट ना मारें, वो आपको करना ही करना है, बट समथिंग लाइक दिस ऐसे सोच सकते हैं आपके, पहले मैंने खुद को सेव किया, कॉन्फिडेंस बढ़ा, एंड देन अब मैं फाइट करूंगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की ये तीनों फॉर्मूले आपको समझा रहा हूँ, सो दैट डर खत्म हो इस टॉपिक का कि हाँ यार ये बन जाएगा। एंड डेफिनेटली देखिए आयनिक इक्विलिब्रियम का इतिहास है, 80% ऑफ द टाइम फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। अगर वो आपको समझ में आ जाते हैं फॉर्मूले कि फॉर्मूले काम कैसे कर रहे हैं, जैसे मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ कि फॉर्मूले मीन क्या करते हैं, रिलेट कैसे करेंगे, ध्यान कैसे रखेंगे, राइट। एंड जो क्वेश्चन है उसमें बस अब आपको डेटा पहचानना होगा, एंड देन आप पुट एंड गेट करेंगे, सॉल्व हो जाएगा, +4 आपके श्योर है। तो 3 तरह के सॉल्ट होते हैं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड वीक एसिड प्लस वीक बेस। ओके, अब यहाँ पर मैं सॉल्ट पहचानना आपको नहीं सिखा रहा, फॉर्मूला आप कैसे लिखते हैं, फॉर्मूले में कैसे आप प्लस और माइनस लगाते हैं वो समझा रहा हूँ, क्योंकि इसी से आपकी दुविधा दूर हो जाएगी। नाउ अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है तो स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है, बेस का। तो सॉल्यूशन का पीएच 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहेगा, ग्रेटर देन 7। हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू कितना होता है, 7। सारे टर्म प्लस कर दो क्योंकि तुम्हें ग्रेटर देन 7 लाना ही लाना है। उसी तरह से अगर एसिड का कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है तो हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू 7, उसके बाद के सारे टर्म को माइनस कर दो सो दैट लेस देन 7 की पीएच वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे श्योर हो जाए। ठीक है, बट थर्ड जो केस है उसमें मल्टीपल केसेस बन सकते हैं, तो वहां पर सारे ही टर्म प्लस में या सारे ही टर्म निगेटिव में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट यहां से इन दोनों केसेस को ड्राइव किया जा सकता है, तो इसीलिए प्लस और माइनस बहुत समझ करके रखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस फॉर्मूला, आपको ये समझ में आ गया कि हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू के बाद सारे टर्म प्लस में होने हैं। जब ये श्योर हो गया, वो श्योर कैसे किया था, इस कंपोनेंट को देख करके ये स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्यूशन के पीएच को ये ग्रेटर देन 7 रखेगा 25 डिग्री सेल्सियस पर। नाउ कौन सा कंपोनेंट वीक है, एसिड, तो एसिड का पीकेए आएगा क्योंकि जो कंपोनेंट वीक होता है वो इक्विलिब्रियम बनाएगा और उसी का के, उसी का आयनाइजेशन कांस्टेंट इंक्लूड होगा हमारे पूरे डिस्कशन में। तो लीजिए हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू, पीकेडब्ल्यू के बाद का जो सेकंड टर्म है वो पीके हो गया, एंड लॉग सी दैट इज कांस्टेंट। देखिए दोनों जगह लॉग सी आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट आना ही आना है। ठीक है, चले अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच की वैल्यू लेस देन 7 आएगी 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो सारे टर्म नेगेटिव हो गए। अब कंपोनेंट कौन सा वीक है, बेस, तो पीके बी आएगा, पीके की जगह पर हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू, पीकेडब्ल्यू इज कांस्टेंट, ये आपको पता था, सारे टर्म माइनस से बजाने ये पता था। लॉग सी तो कांस्टेंट है, ये लास्ट में लिख दीजिएगा माइनस ऑफ लॉग सी, बट बीच में कौन सा टर्म लाना है, उसके लिए आपको बस देखना है कंपोनेंट कौन सा वीक है, बेस, तो पीके बी लिख दिया। तो हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू बस कांस्टेंट, नेगेटिव में सारे के सारे टर्म्स जाएंगे, और अब यहाँ पर कमजोर है बेस तो मैं पीके भी लिखूंगा और माइनस में लास्ट टर्म जो है वो हमेशा सी आएगा, तो लॉग सी लिख दिया हमने। तो दोनों फॉर्मूले आई होप आपको लिखने आ गए, राइट। पहले सारे टर्म प्लस कर दो अगर पीएच ग्रेटर देन 7 होने वाला है, फिर सारे टर्म निगेटिव कर दो अगर पीएच लेस देन 7 होने वाला है। पहला टर्म पीकेडब्ल्यू, दूसरा टर्म डिसाइड करेगा कि कौन सा वीक है, एसिड है अगर वीक तो पीके है, अगर बेस वीक है तो पीके बी, और लॉग सी लास्ट में फिक्स्ड है। बट लॉग सी दिखाई नहीं देगा अगर वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है। क्यों, क्योंकि वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस पर जो पीएच मिलता है ना, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट ही होता है, कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं होता है, फॉर्मूला बता रहा है। बट याद रखना ये सारे फॉर्मूले जो है ना वैलिड है इन दोनों अजम्पशन के लिए कि हाइड्रोलिसिस का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है वो लेस देन 0.1 है, एंड जो पूरे सॉल्यूशन का जो H3O प्लस होगा जिससे आप पीएच निकालते हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10⁻⁶ होगा, तभी ये फॉर्मूले एप्लीकेबल होते हैं। एंड दैट इज पता है हाइड्रोलिसिस के सारे क्वेश्चन इजीली बनते हैं क्योंकि इनके बिना ना ये फॉर्मूले अप्लाइड होंगे और ना ही कोई भी फाइनल आंसर आप ढंग से निकाल पाओगे। तो इन फॉर्मूले की एप्लीकेबिलिटी के लिए ये होना ज़रूरी है, और पूरे आयनिक में जब जब ये चीज़ें वैलिड होती हैं इसके साथ ये, तो क्वेश्चन हमेशा आसान हो जाता है, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड ही होने लगता है। तो हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है टफ नहीं आने वाले कभी भी। अब जरा इस फॉर्मूले को समझ लो आप ध्यान से, पहला टर्म फिक्स है पीकेडब्ल्यू, अब पीके ए माइनस पीके बी क्यों किया, पीके ए के आगे माइनस लगा देते हैं, यहाँ प्लस लगा देते हैं, ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि हमें ना तीनों केस डिराइव करने हैं। इस केस में हो क्या सकता है
कि वीक एसिड और वीक बेस की स्ट्रेंथ सेम हो सकती है। तो पीके पीकेबी अगर सेम हो गए तो ये पार्ट 0 हो गया, हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू विल गिव यू 7 न्यूट्रल, क्योंकि दोनों ही सेम स्ट्रेंथ के हैं तो कोई भी डोमिनेट नहीं कर रहा। नाउ अगर मान लो कि एसिड वीक है तो उसका पीके हाई हो जाएगा। अगर पीके हाई हो गया तो सोच करके देखो, ये टर्म पॉजिटिव तो 7 प्लस में चली गई वैल्यू। ये कब हुआ? जब एसिड वीक था। एसिड वीक है तो रिलेटिवली बेस स्ट्रॉन्ग, तो पीएच ग्रेटर देन 7। देखो आ रहा है, ये टर्म पॉजिटिव होगा। अगर ये टर्म पॉजिटिव हो गया तो 7 प्लस में वैल्यू चली जाएगी, तो जस्टिफाई हो गया कि एसिड वीक है बेस स्ट्रॉन्ग। उल्टा अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है बेस वीक है तो अब क्या होगा? ये टर्म निगेटिव हो जाएगा, 7 माइनस में वैल्यू चली जाएगी। तो इस फॉर्मूले को ऐसे ही लिखना है सो दैट तीनों केसेस जस्टिफाइड हो कि तीनों केसेस यहाँ से निकाले जा सकते हैं। आई होप दैट फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब आप हाइड्रोलिसिस से कोई भी क्वेश्चन को ट्राई करो और देखो ये टॉपिक आपका डन है। ऑल द बेस्ट।